अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू द चैनल। जिस तरह मैंने आप लोगों से बोला हुआ है कि जब भी मेरे पास मुझे टाइम मिलता है, मेरे पास मौका हो, तो मैं पूरी ट्राई करता हूँ कि मैं लाइव आके आप लोगों से बात कर लूँ। कुछ मैं चीज़ें बोलना चाहता हूँ, अपडेट्स आपको देना चाहता हूँ कि इस वीक मैंने क्या किया। अगर आपको याद हो, हमारी बात हो रही थी हमारे शो के अंदर कंप्लायंस विजिट के बारे में, तो मैंने पूरी ट्राई की कि मैं होम ऑफिस की पॉलिसी डॉक्यूमेंट से आपके लिए एक छोटी सी वीडियो बना लूं कि अगर होम ऑफिस कंप्लायंस विजिट करने आते हैं, यू आर वन ऑफ दी, आप समझ लें स्पॉन्सरशिप है आपके पास एंड यू आर एन ओनर ऑफ अ कंपनी, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उस कंप्लायंस विजिट से। व्हेन आई से ओनर ऑफ अ कंपनी, आपने स्पॉन्सर लाइसेंस अगर अप्लाई किया है, तो व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द कंप्लायंस विजिट। तो आई होप आपको वो इन्फॉर्मेशन काफ़ी यूजफुल मिली हो। उसके अलावा मुझसे किसी ने कांटेक्ट करके बोला कि तारिक भाई, अगर व्हाट इफ हम लोग ऑलरेडी लाइसेंस होल्डर हैं और होम ऑफिस कंप्लायंस का विजिट करें, तो ऑफ कोर्स मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना लूंगा कि अगर आप ऑलरेडी ओनर हैं एक बिजनेस के और होम ऑफिस अगर कंप्लायंस विजिट आपका करता है अनअनाउंस्ड, या वो बेशक आपको टाइम दे के आता है, तो क्या क्या चीज़ें जो होम ऑफिस देखता है, तो उस पर मैं एक अलग वीडियो बना लूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको दो बातें बताना चाहता हूँ कि इफ़ यू आर अ बिजनेस ओनर और आपके बिजनेस में स्पॉन्सर लाइसेंस है, तो आप ये भी कर सकते हैं। जिस तरह के फॉर एग्जांपल मैं पर्सनली एक सर्विस देता हूँ जिसमें आई कम ओवर टू योर बिजनेस और मैं एक तरह से असेस करता हूँ कि आपका बिजनेस कंप्लाइंट है भी या नहीं होम ऑफिस की रिक्वायरमेंट। सो यू कैन गेट इन टच विद मी, आई कैन कम एंड डू अ, आप समझ लें, इनफॉर्मल काइंड ऑफ कंप्लाइंस विजिट टू हैव अ लुक कि आपके बिजनेस में आप रिक्वायरमेंट्स मीट कर भी रहे हैं या नहीं। उसके अलावा इवन बेटर देन दैट, अगर आप चाहते हैं तो आप होम ऑफिस को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अपने स्पॉन्सर लाइसेंस पे जाएं, वहाँ आई थिंक आपको एक ऑप्शन मिलती है कि आप कंप्लायंस विजिट के लिए होम ऑफिस से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। होम ऑफिस आता है उस कंप्लायंस विजिट में, आके सारा कुछ आपके बिजनेस के अंदर देखता है और आपको आप ये समझ लें कि हेल्प करता है कि किस तरीके से आप अपने बिजनेस को बेहतर तरीके से रेगुलेट कर सकते हैं। बिकॉज एक बात याद रखें कि एज अ स्पॉन्सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए कि आप अपनी ड्यूटीज़ को किस तरीके से फुलफिल करते हैं। आपके जो HR सिस्टम्स हैं आपके बिजनेस के अंदर, वो इतने रोबस्ट हैं कि वो आपकी ड्यूटीज़ फुलफिल करें। अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। लेकिन अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आप मुझसे कोई अपडेट लेना चाहते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, प्लीज़ आस्क दैट इन द चैट। जिसना आपको पता है मैं लाइव कर रहा हूँ फ़ोन के ऊपर, सो आई वोंट बी अटेंडिंग एनी कॉल्स। लेकिन अगर आप चाहते हो, आप चैट पे लिख लो एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर यू। उसके अलावा अगर आप चैनल को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, तो मैंने ये भी किया कि मैंने आपके लिए वेरियस डिफरेंट वीडियोस भी बनाई हैं जिसमें आई होप कि आपको यूज़फुल इंफॉर्मेशन मिली हो। एक शॉकिंग वीडियो, उसमें सारे लोगों ने ये बोला कि तारिक भाई, कितना टाइम लग रहा है आजकल फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ एप्लीकेशंस में। अगर आप रेगुलरली हमारे शो को फॉलो करते हैं या मुझे फॉलो करते हैं, तो आपको पता होगा कि मैंने बोला हुआ है आजकल 8 to 10 months to 12 months लग रहे हैं एप्लीकेशन के अंदर। अब तो होम ऑफिस ने ऑफिशियली कह दिया इट्स अबाउट 1 year। और उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि ये जो टाइम लाइन है, ये कोई, आप समझ लें, कोई श्योरिटी नहीं है, तो इट कैन इवन गो ओवर 1 year। ओ, किसी ने अभी लिखा है वेरी क्विक क्वेश्चन कि जी व्हाई डज योर फर्म नॉट चैलेंज ये जो गुड करेक्टर की रिक्वायरमेंट है। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी तो मैंने उसमें थोड़ी सी क्लैरिटी दी है कि ये मैंडेटरी रिफ्यूज़ल नहीं है, इट्स डिस्क्रेशनरी रिफ्यूज़ल। मेरा पर्सनल व्यू ये है कि इसमें काफ़ी चेंजेस होंगे और कोर्ट इन्वॉल्व होगा। जहाँ तक बात है कि अगर मैं, देखें, वो तो डिपेंड करता है ना कि कोई मेरे पास केस लेके आए और हम उसको चैलेंज करें कोर्ट में जाके कि जी हम ट्राइब्यूनल में जाएं, अपर ट्राइब्यूनल में जाएं, क्योंकि अब जुडिशल रिव्यू एप्लीकेशंस अपर ट्राइब्यूनल में जाती हैं और हम वहाँ जाके चैलेंज करें इस बात को कि नहीं जी, जिस वजह से हमारे क्लाइंट का आप समझ लो रिफ्यूज़ल हुआ है गुड करेक्टर के ऊपर, ये अनलॉफुल है, अनफेयर है, डिसप्रपोर्शनेट है। वो तो कोई क्लाइंट आएगा, हमें इंस्ट्रक्ट करेगा तो वी कैन गो। और आपको पता है कि हम डायरेक्ट जुडिशल रिव्यू में नहीं जा सकते। अगर आप यू वन ऑफ दोज पीपल जिन्होंने फरवरी ये लॉ जो पॉलिसी चेंज हुई है इसके बाद अप्लाई की है और उनका इस गुड करेक्टर के ऊपर रिफ्यूज़ल आता है, देन यू हैव टू, फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास आते हैं, पहला स्टेप है रिकन्सिडरेशन। रिकन्सिडरेशन अगर आपकी रिफ्यूज हो जाए, ओनली देन आप जुडिशल रिव्यू पे जा सकते हैं। बिकॉज रिमेंबर, जुडिशल रिव्यू इज द लास्ट रेमेडी। अगर आपके पास दूसरी रेमेडीज अवेलेबल हैं, पहले आपको उनको अवेल करना पड़ेगा।
अगर आप नोट करें और आपने मेरी वो वीडियो देखी है तो प्लीज़ इफ़ यू वन ऑफ दोज पीपल जो इलीगल एंट्रेंट थे और वो आप सोच रहे हैं कि अपनी नेशनैलिटी एप्लीकेशन डालें, तो प्लीज़ कवरिंग लेटर में जो मैंने इनपुट आपको दी है अपनी वीडियो के अंदर उसको ज़रूर मेंशन करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सॉरी आपके मैसेजेस इतनी जल्दी चले जाते हैं। हमजा ने पूछा कि हाउ डू यू कॉन्टैक्ट मी। हमजा इट्स वेरी इजी, मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स और आई थिंक अभी मैं क्योंकि ऑनलाइन कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे जाएं इमिग्रेशन विद तारिक, आई थिंक इट्स चेंज टू लिटिगेशन इमिग्रेशन विद तारिक, तो उसमें आपको मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी, वरना गूगल पे डाल लें मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपको मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी। बिकॉज मेरी इंटेंशन ये है कि अनकरीब आई विल बी डूइंग लिटिगेशन वीडियोज़ एज वेल, बिकॉज मेरा जो वर्क है, बॉडी ऑफ वर्क है, वो इमिग्रेशन एंड लिटिगेशन है। तो इसलिए मैंने चैनल का नाम चेंज किया, बिकॉज very soon you will find me doing litigation videos as well. उनमें मैं ये करूँगा कि जो litigation की videos हैं would be either in whole video would be in English or Urdu and English का combination. तो मैं ये अब ट्राई करूँगा कि लिटिगेशन वीडियोस भी मैं करूँ। तो यू माइट सी कि वो तारिक भाई आए हैं लेकिन आज तो लिटिगेशन की बातें करें, इमिग्रेशन की नहीं कर रहे। तो आइडिया यही है कि अगर आपका कोई लिटिगेशन का भी मामला है और आप कोई उसमें अपडेट चाहते हैं, यू कुड आस्क इन द नीचे चैट के अंदर। लेकिन मेरी इंटेंशन ये है कि मैं लिटिगेशन के भी सर्टन टॉपिक्स के ऊपर इन्फॉर्म करूँ आपको एंड देन टेक मैटर फॉरवर्ड। देखिए इंटरव्यू, मुझे नहीं पता आप किस तरीके से बात कर रहे हैं इंटरव्यू की, क्योंकि आई डोंट नो व्हाट यू मीन बाय इंटरव्यू। बिकॉज देखिए ना, एक इंटरव्यू होता है अगर आप स्किल वर्कर वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, आपका इंटरव्यू होता है। एक और कंप्लायंस विजिट होता है, एक तरह से इंटरव्यू होता है अगर आप कोई स्पॉन्सर लाइसेंस अप्लाई कर रहे हैं। तो आई डोंट नो विच इंटरव्यू यू मीन, बिकॉज मैंने एटलीस्ट जो इंटरव्यू होता है आपका स्किल वर्कर का, उसमें मैंने एटलीस्ट 2 वीडियोस बनाई हुई है। तो आई होप अगर आप उनको देखें। किसी ने यहाँ पूछा है कि हम लोग बेस्ड किधर हैं। वे बेस्ड इन वेस्ट लंदन इन साउथ हॉल। आई होप, अगर मैं मोड़ नहीं सकता बिकॉज आई एम स्टैंडिंग हेयर, मैंने अपना फ़ोन सेटअप किया हुआ है, वरना इट्स रेनिंग हेयर। उसके अलावा आपको पता है कि अब हर चीज़ ऑनलाइन होती है, तो अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, मेरे क्लाइंट्स आर फार एंड फार अवे एज वेल, तो वो हम लोग ऑनलाइन भी चीज़ें कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपने मुझे इन पर्सन विजिट करना है तो माई ऑफिसेज आर इन साउथ हॉल जो वेस्ट लंदन में है। किसी ने अभी पूछा हाउ लॉन्ग डज रेफ्यूजी इंडेफिनिट टेक। देखें वो तो ये होता है कि जब आपको रेफ्यूजी स्टेटस मिल जाए देन 5 years जब आपके पास रेफ्यूजी स्टेटस होता है तो फिर आप इंडेफिनिट अप्लाई कर सकते हैं। तो इट्स 5 years आफ्टर यू गॉटन योर रेफ्यूजी स्टेटस। कुछ लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग है कि जी मैंने जब रेफ्यूजी स्टेटस अप्लाई किया था 2-3 साल बाद मुझे रेफ्यूजी स्टेटस मिला है, तो वो जो अप्लाई वाला पीरियड है वो भी काउंट होता है। नॉट रियली, जब आप रिकग्नाइज होते हैं तो उस वक्त होता है। किसी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि व्हाट शुड बी द बिजनेस टर्नओवर फॉर स्पॉन्सरशिप ऑफ 2 people। देखिए जी, पहली तो बात है कि इट्स अ कॉमन सेंस अप्रोच। कॉमन सेंस अप्रोच ये है कि आपको पता है कि अगर आप किसी को स्पॉन्सर कर रहे हैं, इफ़ दे आर अ न्यू एंट्रेंट, तो जारी बात है उनकी सैलरी लोअर है पहले 4 years के लिए। लेकिन अगर वो न्यू एंट्रेंट नहीं है तो उनकी सैलरी इज ऑलमोस्ट 38,700 या फिर जो कोड है विच एवर इज द हायर। सो लेट्स टेक अ राउंड ऑफ फिगर, हम 40,000 उसको कर लेते हैं। अब अगर आपका बिजनेस 80,000 पाउंड की किसी को सैलरी साल की देने के लिए रेडी है, तो जाहिर बात है कि आपका बड़ा अच्छा टर्नओवर होगा, बिकॉज आपके रेंट निकालने हैं, रेट्स निकालने हैं, अदर खर्चे निकालने हैं, डायरेक्टर सैलरीज निकालनी है। सो इट्स अ वेरी कॉमन सेंस अप्रोच। आप ये भी कह सकते हैं कि जी बिजनेस तो लॉस में भी जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, लेकिन होम ऑफिस ये देखता है कि क्या एक सेंसिबल बिजनेसमैन 2 लोगों को 80,000 की सैलरी देगा अगर उसका बिजनेस लॉस में जा रहा है। तो ये चीज़ें देखनी होती हैं। कभी कभी ये होता है कि बिजनेस के पास एक बिजनेस प्लान होता है, वो होम ऑफिस को कहता है कि जी ठीक है मेरा बिजनेस का टर्नओवर 40-50,000 था दिस ईयर, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट्स मेरे पास आ रहे हैं और उनकी बेसिस पे आई फील कि मेरा बिजनेस 3-fold बढ़ जाएगा और मुझे नया स्टाफ चाहिए होगा। तो इट्स अ वेरी कॉमन सेंस अप्रोच, क्योंकि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि सर्टन एप्लीकेशंस में ख़ास तौर पे आजकल अगर आपके पास ऑलरेडी स्पॉन्सर लाइसेंस है और आप ज़्यादा कॉस्ट मांग रहे हैं होम ऑफिस से, चाहे वो डी कॉस्ट हो या कॉस्ट हो, द होम ऑफिस डज एट टाइम्स कम बैक टू यू एंड से कि अच्छा जी हमें थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए। अगर आप अपने बिजनेस के अकाउंट्स दे दें, अगर आप अपने बिजनेस का हमें टर्नओवर बता दें, करंट सैलरी स्ट्रक्चर बता दें, बिकॉज हम ये देखना चाहते हैं कि क्या आप सस्टेन भी कर सकते हैं
ये नया सैलरी स्ट्रक्चर। तो ये बिल्कुल कॉमन सेंस अप्रोच है। वही बात होगी ना कि अगर आपकी जेब में 20,000 पाउंड है तो आप उसी गाड़ी वाले शोरूम में जाओगे जहाँ गाड़ियों की एवरेज प्राइस 18-19,000 है। आप ऐसे शोरूम में नहीं जाओगे जहाँ सस्ती से सस्ती गाड़ीज 50,000 पाउंड, बिकॉज आपके पास वो पैसे नहीं पड़े। तो यही कॉमन सेंस अप्रोच बिजनेस में देखी जाती है। I can, you know, 70,000, I spent 10 years legally, ये क्या लिखा है तारिक भाई, हाउ मच कैन आई यूज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम एंड स्पाउस वीजा एक्सटेंशन? अब बिल्कुल आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम स्पाउस वीजा एक्सटेंशन में डाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको 3 मेन चीज़ें बता दूं जो मैंने नोट किए हैं लोग गलतियां करते हैं। पहली तो चीज़ ये कि ऑफ कोर्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम इज नॉट ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन पे, इट्स रेलिवेंट कि आपने लास्ट टैक्स ईयर जो आपका फाइनेंशियल फाइल किया हुआ है उसमें आपकी इनकम क्या है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की, वो आप अपने स्पाउस वीजे के लिए यूज़ कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। जो एक पहली गलती मैं लोगों से देखता हूँ कि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पीरियड को एम्प्लॉयमेंट पीरियड के साथ ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं। अब वो नहीं कर सकते अगर वो दोनों पीरियड डिफरेंट है। यानी कि अगर आपने एप्लीकेशन डाली, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, शायद आपसे इररेलेवेंट एग्जांपल है लेकिन मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि मैंने इस पर रिफ्यूज़ल देखे हैं कि लेट्स से आपने दिसंबर में एप्लीकेशन डाली। अब आप कहते हैं जी मियाँ बीवी दोनों काम कर रहे हैं, हस्बैंड सेल्फ एम्प्लॉयड है, बीवी एम्प्लॉयड है, हम दोनों की इनकम ऐड करना चाहते हैं। अगर बीवी एम्प्लॉयड है तो सारी बात है दिसंबर से पीछे 6 मंथ्स आप जाओगे बीवी की इनकम देखने के लिए, या 1 ईयर अगर वो करंट एम्प्लॉयर के साथ 6 मंथ्स के लिए नहीं है। और अगर आपके हस्बैंड सेल्फ एम्प्लॉयड हैं जो कि एप्लीकेंट हैं, वो अप्रैल टू अप्रैल, तो क्योंकि उनका अप्रैल टू अप्रैल देखा जा रहा है, बीबी का एक तरह से जून टू दिसंबर देखा जा रहा है, तो वो पीरियड डिफरेंट है, तो वो आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम एम्प्लॉयमेंट के साथ ऐड नहीं कर सकते। तो ये लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग। हाँ, ये ज़रूर है कि सर्टन लोग अपनी उनकी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होती है, एम्प्लॉयमेंट होती है जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स रिटर्न के अंदर होती है, वो उस फिगर को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक एक्स्ट्रा शर्त होम ऑफिस ने लगाई है इमिग्रेशन रूल्स में कि जब आप एप्लीकेशन डाल रहे हैं तो वो जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाली कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स रिटर्न के अंदर जो आपकी एम्प्लॉयमेंट इनकम है एट द डेट ऑफ एप्लीकेशन, वो एम्प्लॉयमेंट आपके पास फिर भी होनी चाहिए। आई नो इट्स अ बिट टू मच, इसीलिए मैं लोगों से कहता हूँ कि जहाँ थोड़ी सी भी आपको कम्प्लेक्सिटी मिल जाए या आपको कोई कानून की समझ नहीं आ रही, गो टू अ कॉम्पिटेंट पर्सन और वो फिर आपको आपके पेपर देख के एक्सप्लेन करेगा कि आया आप फुलफिल रिक्वायरमेंट कर रहे हैं या नहीं। तो वो जाना किसी के पास इज़ वर्थ इट। ये मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से। क्लेम किसी ने असाइलम किया 4 मंथ्स अगो, अभी सिर्फ स्क्रीनिंग हुआ है। देखें जी, स्क्रीनिंग इज़ ऑफ कोर्स द फर्स्ट स्टेज ऑफ द असाइलम प्रोसेस। एक ज़माने में तो लिटरली मैं लोगों को मुड़ के ये कहता था कि 1 ईयर से पहले तो आपका इंटरव्यू आने ही नहीं लगा, एंड आई थिंक दैट्स वन ऑफ द रीज़न वो ARC कार्ड आपको 2 साल का देते हैं। लेकिन अब मैंने देखा है कि असाइलम इज़ मूविंग, आप समझ लें स्विफ्टली, तो अब जल्दी आ रहे हैं आपकी अपॉइंटमेंट्स। तो आई डोंट वांट टू पुट माय नेक आउट कि मैं बोलूँ कितनी जल्दी आ रहे हैं आजकल अपॉइंटमेंट्स, लेकिन देखने में यह आया कि 7-8 मंथ के अंदर आपकी अपॉइंटमेंट हो जाती है। तो दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू कंसिडर। तो ये चीज़ है ऑन असाइलम, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। किसी ने प्लीज़ इंग्लिश में लिखें, आई विल बी ग्रेटफुल, लेकिन मैंने थोड़ा सा पढ़ लिया था कि यू सेइंग कि हमने प्री सेटल स्टेटस एप्लीकेशन डाली, हमें कौन से डॉक्यूमेंट लगाने चाहिए। अगर आप मेरा शो रेगुलर फॉलो करते हैं, आई होप यू डू, तो इस बात का ख्याल रखें कि मैं हर एक से ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि व्हेन यू मेकिंग अ प्री सेटल्ड या सेटलमेंट एप्लीकेशन, जारी बात है हम EU सेटलमेंट स्कीम की बात कर रहे हैं, तो वेट टिल द होम ऑफिस आस्क यू फॉर एविडेंस। तो आप एप्लीकेशन जमा करें और फिर आप वेट करें टिल द होम ऑफिस आस्क यू फॉर एविडेंस। तो वो बेस्ट तरीका होता है इसके साथ डील करने का। वो तारिक भाई, एनी न्यूज़ फॉर एमनेस्टी? आई थिंक आप मुझे अगर रेगुलर फॉलो करते हैं तो मुझे कहीं दूर दूर तक एमनेस्टी नज़र नहीं आ रही। बिकॉज इनफैक्ट अगर आप एटीट्यूड देखें इस नई गवर्नमेंट का, काफ़ी स्ट्रॉन्ग व्यूज़ ये ले रहे हैं इमिग्रेशन के ऊपर, काफ़ी स्ट्रिक्ट है इमिग्रेशन के ऊपर। तो एज सच तो मुझे अभी कोई एमनेस्टी की तरफ कोई बातें होता है ना कि थोड़ा सा आपको विंड पता चलता है, थोड़ी सी हवा किस तरफ चल रही है, जो हम उर्दू में कहते हैं, हमारे पंजाबी में बोलते हैं, उस तरह की कोई चीज़ मुझे अभी सुनाई नहीं गई। तो प्लीज़ डोंट थिंक कि कोई एमनेस्टी अभी आ रही है। आएगी तो अच्छी बात है सारों के लिए, लेकिन अभी मुझे कुछ लग नहीं रहा है। एंड ऑफ कोर्स व्हाइल आई एम आंसरिंग फॉर ऑल दीज क्वेश्चंस,
मेरी पहली रिक्वेस्ट, थैंक यू सो मच आप लोग जो लव एंड सपोर्ट देते हैं सोशल मीडिया को में इस चैनल को, प्लीज़ कीप डूइंग दैट। उसके अलावा आप लोगों के अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, अगर आप उस पर हमारे चैनल को एडवर्टाइज़ करें, हमारी वीडियोस जो मैं बनाता हूँ, इफ़ यू लाइक देम एडवर्टाइज़ करें, आई एम ग्रेटफुल। अगर आप चाहते हैं मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, डू लेट मी नो एंड आई मेक दैट वीडियो फॉर यू, आई डू माई बेस्ट। उसके अलावा ऑफ कोर्स अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको रिप्रेजेंट करूँ कोर्ट में या मैं आपके केस को होम ऑफिस में रिप्रेजेंट करूँ, प्लीज़ गेट इन टच विद मी एंड आई विल डू दैट फॉर यू। एंड उसके अलावा ऑफ कोर्स मैं अनक्रीब लिटिगेशन की भी अब वीडियोस बनाने लगा हूँ, सो इफ़ यू सी मी, मैं ऊपर हेडिंग दे दिया करूँगा लिटिगेशन की, तो इफ़ यू सी मी देन ऑफ कोर्स आपको पता है कि ये टॉपिक अब लिटिगेशन का है उस वीडियो का, देन ऑफ कोर्स आई विल नॉट बी आंसरिंग इमिग्रेशन रिलेटेड क्वेश्चन, मैं लिटिगेशन के ही आंसर करूँगा, वो मैं बता दूंगा किस टॉपिक पे मैं बात करना चाहता हूँ। ओके, सो लेट्स टॉक टू My daughter is 9, shall I apply for indefinite? आपने कहा my daughter is 9, shall I apply for indefinite? वो तो डिपेंड करता है ना, क्योंकि देखें या कोई बच्चा यहाँ 10 ईयर्स पूरे कर लेता है फिर वो इंडेफिनेट अप्लाई करता है लॉफली, या वो बच्चा अगर यहाँ पैदा हुआ है तो 7 ईयर्स उसके पूरे होते हैं तो इंडेफिनेट अप्लाई करता है। तो मुझे नहीं पता कि आप किस बेसिस पे अपनी बेटी का बोल रहे हैं कि वो इंडेफिनेट 9 पे अप्लाई करे या ना करे, बिकॉज अगर शी वॉज बोर्न हेयर तो ऑफ कोर्स शी वाज एंटाइटल्ड टू इंडेफिनेट एट द एज ऑफ 7, लेकिन अगर वो ऑलरेडी 9 ईयर्स की हो गई है तो फिर तो आप 1 साल वेट करें तो उसकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी एज ब्रिटिश सिटीजन, क्योंकि इंडेफिनेट जब बच्चे अप्लाई करते हैं उसमें फ़ी वेवर नहीं है, जबकि 10 ईयर की एज पे जब वो रजिस्ट्रेशन करते हैं वो फ़ी वेवर है, तो और पैसे भी थोड़े कम है, तो वाई नॉट 1 साल वेट करके उसकी रजिस्ट्रेशन करवा लें एज ब्रिटिश सिटीजन। तो बट आई डू नॉट नो द फैक्ट्स, मैं तो एक जनरल बात कर रहा हूँ आपसे। आपने कहा कि मैं इलीगली आया था 17 ईयर्स अगो, अब मुझे लीगल हूँ इधर, मेरे पास इनडेफिनेट है, तो प्लीज़ नेशनैलिटी एप्लीकेशन डालने से पहले जो मैंने वीडियो बनाई है प्लीज़ अगर आप उसको देख लें, बिकॉज उस वीडियो में मैंने नॉट ओनली मेंशन किया है कि इट्स नॉट अ मैंडेटरी रिफ्यूज़ल, इट्स अ डिस्क्रेशनरी रिफ्यूज़ल। प्रॉब्लम यह है कि पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो अभी नई बनाई है होम ऑफिस ने, मैंने वो शेयर किया आप लोगों के साथ। आई एम बिट सरप्राइज उसमें उन्होंने ये मेंशन नहीं किया, बिकॉज नॉर्मली होता है जब होम ऑफिस कहता है ना कि मैंडेटरी रिफ्यूज़ल नहीं, इज डिस्क्रेशनरी, तो पॉलिसी डॉक्यूमेंट में वो लिखते भी हैं कि किन फैक्टर्स को वो कंसिडर करते हैं विच वुड बी डीम्ड एज डिस्क्रेशनरी, लेकिन इस पॉलिसी में उन्होंने ये बात नहीं लिखी। तो फिर मैंने ये किया आप लोगों के लिए, अगर आपने ये वीडियो देखी कि आई वेंट टू द पार्लियामेंट्री नोट्स, क्योंकि ये जब डिस्कस हुआ था, और हम लोग अक्सर जो लीगल एडवोकेट्स हैं, मतलब ऐसे लीगल लॉयर्स हैं, हम ये काम करते हैं, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, कि हम पॉलिसी देखते हैं, हम इमिग्रेशन रूल देखते हैं, और हम अक्सर पार्लियामेंट्री नोट्स देखते हैं। उसकी वजह यह है कि पार्लियामेंट्री नोट्स में अगर कोई डिस्कशन हुई है किसी लॉ के बारे में तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं कोर्ट में कि जी इस लॉ की इंटेंशन और इंटरप्रिटेशन इस तरह लेनी चाहिए, वरना तो फिर कोर्ट होता ही इसलिए कि वो इंटरप्रेट करे कि ये लॉ किस तरीके से अप्लाई होना चाहिए। तो वो जब मैं पार्लियामेंट्री नोट्स लॉर्ड्स के देख रहा था, मैंने वो तभी शेयर किए वीडियो में, तो उसमें जो हमारे मिनिस्टर हैं लॉर्ड हैंसन, आई थिंक लॉर्ड हैंसन ही है, जिन्होंने बोला कि लग ये रहा था कि देयर इज अ डिस्क्रेशन, वो डिपेंड करता है कि क्या कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस थे कि कोई बंदा इलीगली इस मुल्क में आया है, व्हाट वर द मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस। तो बात वही आ जाती है कि अब अगर कोई सोच रहा है नेशनैलिटी अप्लाई करने का, तो एक ज़बरदस्त टाइप का अपना आप समझना कवरिंग लेटर में मेंशन करे कि जी ये मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस ने, मैं इलीगल आया इस मुल्क में, ये सारे फैक्टर्स थे, और अप्लाई करें। अब अगर आगे से वो रिफ्यूज़ करते हैं तो सारी बात है दे हैव टू से कि वो डिस्क्रेशन आपके फेवर में क्यों अप्लाई नहीं कर रहे, एंड इफ़ यू थिंक दैट डिसीजन इज़ डिसप्रोपोर्शनेट, आप उसको चैलेंज करेंगे कोर्ट में जाके। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि आप इंडेफिनेटली बैठ जाओ कि जी मुझे तो अब नेशनैलिटी कभी मिलेगी ही नहीं, बिकॉज दैट्स क्वाइट हार्श। तो यही बात है कि जब तक आप ट्राई नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा, और ये मैं अभी से बता दूं कि शुरू में होम ऑफिस बिल्कुल अप्लाई करेगा ये पॉलिसी और रिफ्यूज़ करेगा लोगों की। तो इफ़ यू नॉट विलिंग टू स्पेंड द मनी कि ठीक है जी मुझे पता है देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी मेरा रिफ्यूज़ हो जाए नेशनैलिटी, मैं फिर अपीलें करूँगा, मैं कोर्ट में जाऊँगा, इफ़ यू नॉट रेडी फॉर ऑल दैट देन सिट बैक एंड वेट कि कोई और करे, और अगर होपफुली कोई और अगले 1 साल तक करता है और फिर कानून में थोड़ी नरमी आ जाती है कि उस कोर्ट उसकी इंटरप्रिटेशन करेगा, तो दैट वुड बी हेल्पफुल। जैसे अभी फॉर एग्जांपल अभी कुछ अर्सा पहले एक नया कोर्ट ऑफ अपील से केस आया, पर ट्राइब्यूनल से, सॉरी आई थिंक कोर्ट ऑफ अपील से फिर आगे गया था। अगेन मैं उस केस को इसलिए ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा था अपनी वीडियोस में बिकॉज वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हमें समझ आया कि जी जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डिप्राइव करता है किसी की नेशनैलिटी,
तो उसमें नोटिस पीरियड क्या होना चाहिए या इनएडिक्वेट नोटिस, मतलब एडिक्वेट नोटिस देना चाहिए, बिकॉज सारी बात है पॉलिसी में थोड़ी सी चेंजेस आ गई थी नोटिस के ऊपर। ये टेक्निकल चीज़ें, इसमें आपका कोई इशू नहीं है। तो वो उसके ऊपर एक फाइंडिंग दी कोर्ट ऑफ अपील ने कि उन्होंने कहा कि जी ये जो अभी डिप्रिवेशन का जो अब पॉलिसी इन प्लेस है वो अनलॉफुल है। तो कहने का मतलब है कि कभी कभी इसके ऊपर लॉ के ऊपर इंटरप्रिटेशन कोर्ट्स देता है। तो आई थिंक ये जो अभी नेशनैलिटी की पॉलिसी आई है, लॉ एंड पॉलिसी है, लॉ ही है पॉलिसी एक तरह से, बट मैंने मतलब प्राइमरी लेजिस्लेशन नहीं है, पॉलिसी है। आई थिंक इस पे लिटिगेशन होगी। तो इफ़ यू नॉट वन ऑफ दोज पीपल कि जो पहल करे और खर्चा करे, देन सिट बैक, वेट, कोई और आपके बिहाफ पे कर ले, और फिर अगर कानून चेंज होता है यू मेक मोर क्लैरिटी ऑन दैट। तो ये सारा उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि मुझे बहुत लोग अब फ़ोन करके कह रहे हैं तारिक भाई शुड वी अप्लाई, तो मैं उनको मुड़ के कहता हूँ बिल्कुल अप्लाई करो, बट गेट रेडी टू फाइट। लेकिन इफ़ यू डोंट हैव द मनी देन सिट बैक, कोई और अप्लाई करे, होपफुली अपने लॉयर को इंस्ट्रक्ट करे कि वो जाके फाइट करे, होपफुली उसमें कानून में तब्दीली आ जाए, एंड देन यू कैन अप्लाई कि चलिए जी अब तो कानून ये बन गया। तो दोस काइंड ऑफ थिंग्स। सॉरी, आपकी चीज़ें बड़ी तेज़ वो गुजरती है, मैं अपॉलॉजीज अगर मैं एकदम नहीं पढ़ सक रहा। आपने कहा एक बच्चा पैदा हुआ है 7 years ago, उसकी वीज़ा नहीं है, वुड दे बी स्टिल एलिजिबल फॉर, आई थिंक नेशनैलिटी आपने लिखा है। देखें, बच्चों के पास अगर वीज़ा नहीं भी है तो विद इन द इमिग्रेशन कवानीन वो जब 7 साल के होते हैं, इफ़ दे बॉर्न हेयर, वो अपना इंडेफिनिट ले सकते हैं, और जब वो 10 years के होते हैं तो वो अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एज ब्रिटिश सिटीज़न। बिकॉज देखें, हमारा लॉ ये भी कहता है कि बच्चे को, जो कि सारी बात है छोटा बच्चा है, माइनर है, वो अपने डिसीजन खुद तो नहीं ले रहा ना, उसके पेरेंट्स उसके बिहाफ पे डिसीजन ले रहे हैं। तो हमारा कानून ये भी कहता है कि हम बच्चे को डिसएडवांटेज नहीं करेंगे जस्ट बिकॉज उनके पेरेंट्स ने ऐसे डिसीजन लिए जिसकी वजह से बच्चा इलीगल या ओवरस्टेयर बन गया। तो वो भी हमारी एक पॉलिसी है। किसी ने कहा मेरा एडमिन रिव्यू सक्सीड हुआ था 8 months ago, होम ऑफिस का अभी भी आप रिप्लाई का वेट कर रहे हैं। दिस इज़ ट्रू, बिकॉज ये बहुत इशू है एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू, स्पेशली जो ओवरसीज एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू है उसमें होम ऑफिस 8-9 months ले रहा है, और अगर वो कहते हैं आप रिकन्सिडर कर रहे हैं उसमें भी 6-7 महीने और लग रहे हैं। इनफैक्ट जो ओवरसीज लोग हैं उनके तो 1.5 साल लग रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू में, इफ़ दे आर अनलकी दैट इज़, बिकॉज लकी वालों का जल्दी भी हो जाता है। ये बात मानने वाली है। तो मैं फिर लोगों को यही कहता हूँ कि आप अपने MP से बोलें, अगर आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू यूके के अंदर है तो MP से बोलें, अगर आप यूके से बाहर हैं तो जिसने आपको स्पॉन्सर किया था उनको बोलें अपने MP से रब्ता करें कि वो उसको चेस कर लें। किसी ने बोला है कि 3 month आप बाहर रह सकते हैं स्पाउस वीज़े पे। देखें, बात 3 month की नहीं है, बात ये है कि आपने जब भी इंडेफिनिट लीव टू रिमेन अप्लाई करना है एज अ स्पाउस डिपेंडेंट या एज अ स्पाउस बात करते हैं, तो कंटिन्यूस रेजिडेंस पीरियड होना चाहिए, जो कि आपको पता है अब कवानीन में 180 डे रोलिंग पीरियड में। तो अब जाओ आओ, बस मेक श्योर करो कंटिन्यूस रेजिडेंस पीरियड आपका ब्रेक नहीं होना चाहिए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। मैं बिल्कुल, आई थिंक मेरा जो नेक्स्ट बैच है जिसमें मैं वीडियोज़ बनाऊँगा उसमें कंटिन्यूस रेजिडेंस पीरियड की एक वीडियो है मैंने बनानी। हुआ ये था वेरी इंटरेस्टिंगली, मैं एक सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ, आई डोंट नो उसकी क्वालिटी क्या है कैमरे की, मैंने रिसेंटली कैमरे को अपडेट किया तो मुझे फील हुआ कि जो मैं करंट सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ वीडियोस बनाने के लिए उसमें कैमरे की क्वालिटी, मतलब नए कैमरे के साथ भी उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो फिर मैंने एक नया सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया थ्रू आदिल, मुझे उसमें हेल्प करें, मेरी हेल्प करते हैं हर चीज़ में। तो मैंने और आदिल ने देखा कि उसमें क्वालिटी बड़ी अच्छी है वीडियो बनाने की, वो जो नया सॉफ्टवेयर हमने डाउनलोड किया है अभी ट्रायल बेसिस पे। तो मैं बड़ा खुश हुआ, मैं क्या ये तो बड़ा ज़बरदस्त है, मैं इस पर वीडियो बनाता हूँ। आदिल ने इतनी मेहनत करके 2 घंटे मेरे साथ लगाए और मुझे हर स्क्रीन सेटअप करके दी। कल मैं बैठा रात को वीडियो बनाने के लिए और यकीन करें मुझसे तो स्क्रीन ही नहीं खुली, इतना डड हूँ मैं व्हेन इट कम्स टू कंप्यूटर्स। तो मैंने फिर आदिल को मैसेज किया, वो भी हंस रहा होगा कि तारिक भाई भी कैसे बंदे, मैंने 2-2.5 घंटे ऑनलाइन लगा के उनको सब सिखाया कि कैसे वीडियो, वो होता है ना वो आपको लेयर्स करके नीचे पट्टी आनी चाहिए, वो साइड पे, मैं आपको पता है मेरी आदत है वीडियो बनाने की, मैं साइड पे लॉज दिखाता हूँ, पॉलिसी दिखाता हूँ, वो मुझसे हुआ ही नहीं नए सिस्टम के अंदर। और मैं इतना, वो कहते हैं ना, इन्वेस्टेड था कि नए सिस्टम में सब कुछ बनाऊंगा। तो मैंने आदिल को मैसेज किया यार आज मुझे कर दे प्लीज़। तो अब आदिल आई थिंक आज रात को मेरी हेल्प करेंगे, तो ओवर द वीकेंड में नए सॉफ्टवेयर पे सब कुछ बनाऊंगा। तो मेरा दिल ही नहीं किया कि मैं पुराने वाले पे वीडियोज़ बनाऊँ। तो आई थिंक कुछ हमारी स्टॉक में 1-2 वीडियोज़ पड़ी थी, शायद आज आखिरी दिन है वो अपडेट हो जाएंगी। तो होपफुली जो मैं नया सॉफ्टवेयर यूज़ करूँगा नए कैमरे के साथ, नया कैमरा तो आ गया है, कुछ वीडियोज़ नए के साथ बनी है, लेकिन जो नया सॉफ्टवेयर इज़ मच बेटर।
तो होपफुली दैट वुड बी अप एंड रनिंग दिस वीकेंड, तो और वीडियोस आपके लिए आएंगे। चाइल्ड बॉर्न आउटसाइड यूके रजिस्ट्रेशन, देखिए जी, इश्यू पता है क्या होता है कि जो बच्चा बाहर पैदा हुआ है ना, वो फिर आपको पता है कि इधर आके नेचुरलाइजेशन अगर पेरेंट्स की हुई है और वो उस प्रोसेस के थ्रू कर सकता है, लेकिन अगर डिपेंड करता है अगर बच्चा बाहर पैदा हुआ है पेरेंट्स की नेशनैलिटी क्या थी, बिकॉज सारी बात, अगर पेरेंट्स नेशनलाइज ब्रिटिश सिटीजन थे, जो बच्चा बाहर भी पैदा हुआ है वो ब्रिटिश सिटीजन बन सकता है, लेकिन अगर पेरेंट्स बाद में ब्रिटिश सिटीजन बने तो वो फिर हम उनको यही कहते हैं कि जब वो नेशनलाइजेशन एप्लीकेशन डाल रहे होते हैं तो बच्चे को बीच में ऐड कर लें, बिकॉज देयर इज़ अ डिस्क्रिशनरी पॉलिसी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की कि वो बच्चे को रजिस्टर कर सकते हैं एज ब्रिटिश सिटीजन। उसके अलावा आई नीड टू नो मोर डिटेल्स इससे पहले कि मैं कोई बात आपको इसके बारे में बोलूँ। 1 सेकेंड गाइज, मेरा प्लान यही था कि 20-30 मिनट की वीडियो करेंगे। मुझे यहाँ से पता भी नहीं चलता कि कितनी देर हम लोगों ने अभी बातचीत की है, बिकॉज आप मुझे ये आदिल ने सेटअप करके दिया कि मैं फ़ोन लगा के ना आप लोगों के साथ लाइव बात कर लूँ, इससे बहुत फ़ायदा होता है, मुझे पूरा लैपटॉप खोल के सब कुछ नहीं करना पड़ता। तो वीडियोस बनाने के लिए मैं वो जो होता है ना, वो मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, उसके लिए लैपटॉप वगैरह खोलूँगा, आपसे बात करने के लिए बस फ़ोन रखा कहीं भी और बात करनी शुरू कर दी। इट्स मच ईजियर दैट वे। प्लीज़ ये बात ना भूलिएगा कि सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड ऑफ कोर्स अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको रिप्रेजेंट करूं किसी चीज़ के लिए, गेट इन टच विद मी। उसके अलावा ये ना भूलिएगा कि आप सारों के अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, तो अगर आपको कोई मेरी वीडियो पसंद आती है, थिंक ओके तारिक भाई आपने एक सेंसिबल वीडियो बनाई है, तो प्लीज़ उसको शेयर करें। आई विल बी ग्रेटफुल। मैं कुछ कहने लगा था, मैं कहा मुझे नहीं बोलना चाहिए क्योंकि एक उर्दू का वर्ड है, मुझे आदिल हमेशा हंस के कहता है, तारिक भाई आप टाइटल बड़े सिंपल डालते हैं, थोड़े से ऐसे टाइटल डालें कि वो जूम करके आपकी व्यूअरशिप बढ़ जाएगी। तो वो मेरी एक पुरानी आदत है 10 साल से भी ऊपर, कि मैं टाइटल्स वही रखता हूँ जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, एंड कीप इट वेरी रेलिवेंट टू द टॉपिक। तो इसलिए वो मैं नहीं कर सकता, बट डजंट मैटर। किसी ने लिखा है मैं अभी पता नहीं कितने साल तक स्किल वीज़े पे था, लेकिन अगर आपके 5 साल पूरे नहीं हुए तो यू हैव टू वेट अपने 5 साल पूरे करने के लिए फॉर सेटलमेंट, अनलेस यू हैड वन ऑफ दोज वीज़ाज जिसमें कंबाइंड पीरियड होता है। वो मैं उस पर एक अलग वीडियो भी बना दूंगा, बट यू नीड टू गेट इन टच विद मी उसके लिए। किसी ने कहा है मेडिकल इमरजेंसी, देखें होम ऑफिस ने सर्टन एक्सेप्शंस बोली हुई हैं, मुझे अभी ऑन टॉप ऑफ माई हेड याद नहीं, लेकिन मेडिकल इमरजेंसी इज़ वन ऑफ देम। ये मुझे याद है कि अनलेस आपकी मेडिकल इमरजेंसी या फैमिली में किसी और की है, तो होम ऑफिस ने कहा है कि वी मे, अगेन ये मे वाला वर्ड यूज़ किया है कि हम उसको परमिटेड एब्सेंस कर लें। तो उसके लिए फिर आपको पूरा एक आप समझ लेना, वो एक बंडल बना के होम ऑफिस को देना है, प्ली करनी है, एंड होप कि वो आपके फेवर में डिसीजन लें, बिकॉज अगर होम ऑफिस आपके फेवर में डिसीजन नहीं लेगा फिर आपको उसको चैलेंज करना पड़ेगा। ये सॉरी मोहम्मद वसीम, मुझे समझ नहीं आ रही, पेरेंट्स आर पोर्चुगीज एंड दे डोंट वांट टू बी ब्रिटिश। आई डोंट नो, अगर आप ये बात कर रहे हो कि अगर कोई यहाँ EU नेशनल रहना चाहता है और इंडेफिनेट ले ले, बाद में सिटीजनशिप नहीं लेता, तो ये तो उनकी मर्जी है ना, बिकॉज आपको पता है कि ब्रिटिश नेशनैलिटी के साथ और फैक्टर्स हैं जो रेलिवेंट हो जाते हैं। अगर आप इंडेफिनेट पे रहोगे, स्टे ऑन इंडेफिनेट अनलेस कल कानून चेंज हो, लेकिन फिर ऑफ कोर्स इफ़ यू डिसाइड इंडेफिनेट में टू गो आउट ऑफ द कंट्री, फिर एक सर्टन पीरियड इफ़ यू स्टे आउट ऑफ द कंट्री विद इन इंडेफिनेट स्टैम्प आपका वो रिवोक भी हो सकता है। सो दोज आर द थिंग्स यू हैव टू बी केयरफुल, और उसी वजह से लोग क्वाइट ऑनेस्टली इंडेफिनेट से ब्रिटिश सिटीजनशिप लेते हैं। कोर्ट ने होम ऑफिस को बोला है रिव्यू का, और होम ऑफिस ने कोई जवाब नहीं दिया है, तो आप कोर्ट में वापस जा सकते हैं, एप्लीकेशन कोर्ट में डाल सकते हैं कि होम ऑफिस ने अभी तक ये चीज़ नहीं की है, एंड द कोर्ट विल टेक एक्शन ऑन दिस। तो अगर कोर्ट ने बोला है गो बैक टू द कोर्ट कि होम ऑफिस ब्रीच कर रहे हैं आपके ऑर्डर को, एंड द कोर्ट विल टेक एक्शन ऑन इट। अगर आपका केस अभी तक एक्टिव है कोर्ट के साथ, अगर आपका केस ख़त्म हो गया है तो फिर कोर्ट इन्वॉल्व नहीं होगा, यू नीड टू गो टू योर MP एंड आस्क देम। अगर एक्टिव केस है तो फिर कोर्ट विल गेट हो सकता है। आप बिल्कुल रजिस्टर कर सकते हो वसीम अपने बच्चे को एज ब्रिटिश सिटीजन, एज लॉन्ग एज रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट मीट हो रही है। अगेन मेरे पास इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है कि मैं उसमें स्पेसिफिकली कोई सब्जेक्टिवली बात करूं, लेकिन येस पेरेंट्स के बावजूद भी बच्चों की रजिस्ट्रेशन होती है एज ब्रिटिश सिटीजन, लेकिन वो फैक्ट सेंसिटिव मैटर है कि आप रजिस्ट्रेशन का कौन सा कानून अप्लाई कर रहे हो वसीम, देन यू कैन डू इट।
किसी ने भी लिखा है कैन यू एक्सप्लेन द न्यू रूल ऑन नेशनैलिटी। बिल्कुल मैंने एक्सप्लेन किया है, प्लीज़ हमारे चैनल पे जाएं। आई थिंक थर्ड लास्ट वीडियो ही होगी उसके ऊपर, तो प्लीज़ अगर आप उसको देखें आई विल बी ग्रेटफुल। हैव अ लुक एट दैट वीडियो। उस पर मैंने बहुत अपनी तरह से अटेम्प्ट किया है कि कम टाइम के अंदर मैं बड़ी क्लैरिटी आप लोगों को दूं कि क्या कानून है और क्या उसके साथ होना चाहिए। किसी ने लिखा कैन यू मीट यू इन योर ऑफिस फॉर असाइलम केस रिलेटेड। बिल्कुल आप मुझसे मीट कर सकते हैं, लेकिन तरीका ये यू हैव टू बुक इन अपॉइंटमेंट। तो अगर, और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि मैं अपने शोज़ में भी, अगर आप मेरे पुराने शोज़ भी फॉलो करें 8-9 ईयर्स अगो, मेरा मोबाइल नंबर वही है अभी तक, वो मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर है। क्योंकि अक्सर ये होता है, दिस इज़ वेरी फैसिनेटिंग, मुझे कोई मेरे पर्सनल मोबाइल पे मेरी ईमेल पे मैसेज करते हैं इज़ दिस मिस्टर, आई वांट टू मीट मिस्टर तारिक। मैं कहता हूँ येस एट दिस टाइम, ये फिर आगे से लिखते हैं इज़ दिस मिस्टर तारिक। मैं कहता येस इट इज़ मी, बिकॉज मेरी एक बस आदत है कि मैं डायरेक्टली लोगों से बात करता हूँ, बिकॉज मैं इस बात को अप्रिशिएट करता हूँ कि आप लोग अपना वैल्यूबल टाइम लगाते हैं और मुझसे बात करते हैं। तो मैं भी आगे से रिस्पेक्ट देना चाहता हूँ कि मैं आपको एक्सेस दूँ टू माई सेल्फ। इसलिए अगर आप कभी फ़ोन करेंगे, येस मेरे ऑफिस में मेरे और भी कॉलीग्स हैं, लेकिन मैं अपना पर्सनल मोबाइल नंबर देता हूँ। सिर्फ बस एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि मुझे लोग जब पर्सनली कॉल करते हैं, समय भी कॉल्स आ रही हैं, मुझे नज़र आ रहा है, और फिर मेरा भी कुछ अपॉइंटमेंट्स भी हैं थोड़ी देर में, मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं अभी फ़ोन को जवाब नहीं दूंगा, लेकिन बाद में मैं लोगों को जवाब दूंगा। तो इस तरह अगर मैं कोई ऑनलाइन कमिटेड हूँ ऑनलाइन, या मैं ऑनलाइन हेयरिंग कर रहा हूँ, या मैं कोई और काम किसी का कर रहा हूँ, फिर मैं कॉल्स नहीं उठाता। तो मैं लोगों से ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि टेक्स्ट मैसेज कर दें, आई विल गेट बैक टू यू। और जो बिल्कुल नए लोग कॉल करते हैं उनको मेरा प्रोसेस पता है कि या मुझसे इन पर्सन अपॉइंटमेंट बुक कर लें या टेलीफोन अपॉइंटमेंट बुक कर लें, एंड आई एम हैप्पी टू आंसर एनी ऑफ दैट। ऑलराइट, मुझे अब आप इजाज़त दें क्योंकि मेरी 1-2 भी अपॉइंटमेंट्स आने लगी हैं, तो आई थिंक आई नीड टू गेट सम पेपर वर्क रेडी फॉर दैट। थैंक यू सो मच, आप लोग आए, आई रियली अप्रिशिएट दैट, एंड आई होप यू ऑल्सो लाइक दिस फॉर्मेट जो मैंने नया निकाला है कि जब भी मेरे पास टाइम हो मैं आप लोगों के साथ बातचीत कर लिया करूँ। और मैं ये भी करूँगा, जो आदिल ने यहाँ तक कहता रही भाई दिन को ना करें, जस्ट रात को भी कभी कभी कर लिया करें 8-9 के बाद। तो बिल्कुल मैं ये करूँगा, बिकॉज दिस इज़ सो ईजी मेरे लिए, मैं ऐसे फ़ोन रखूँ एंड आई कैन टॉक टू यू गाइस। तो मेरी इंटेंशन यही है कि कभी कभी मैं अगर दिन को ना कर सका तो रात को भी कर लूँगा, एंड बी मोर एंगेजिंग विद योर सेल्व्स। एंड आई होप कि यू लाइक जो मैं आपके लिए वीडियोज़ बना रहा हूँ। बस एक बात का ख्याल रखिए, जैसा मैंने पहले बोला है कि अब कुछ वीडियोज़ मेरी लिटिगेशन पे भी होंगी, कुछ शोज़ में लिटिगेशन पे भी करूँगा, तो उसमें फिर मैं इमिग्रेशन का जवाब नहीं दे पाऊँगा, लिटिगेशन का दूंगा, तो वो आपको थोड़ा सा मेरे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। जाने से पहले अगेन थैंक यू सो मच। ज़रूर हमारी मुलाकात दोबारा होगी इस कमिंग वेंसडे। तो मैं आई थिंक यूट्यूब पे शो नहीं कर रहा, आई एम बिट एंगेज्ड, लेकिन मैं यूट्यूब पे वैसे कोई लाइव बीच में शो कर लूँगा, और टिकटॉक पे तो आपको पता है मैं बीच में करता रहता हूँ। अपना ख्याल रखो, लुक आफ्टर योर सेल्फ। वेदर थोड़ा चेंज हो रहा है, हर्ड इस वीकेंड में द वेदर वुड बी नाइसेस्ट। आई होप व्हेरेवर यू आर यू एंजॉय द वेदर। हमारी बिल्कुल डेफिनेटली दोबारा मुलाकात होगी अनकरीब इंशाल्लाह। एंड जाने से पहले ये मसले मसाइल हमेशा रहेंगे आपके इमिग्रेशन के, बिकॉज मैं बहुत अरसे से काम कर रहा हूँ। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बड़े परेशान थे जब उनके वीज़े नहीं थे, और वो उतने ही परेशान हैं जब उनके वीज़े लग गए हैं। तो दिस इज़ अ, कहते हैं ना कि लाइफ का होता है, तो इसलिए स्ट्रेस लेना चाहिए, बट ट्राई करें बी हैप्पी इन विच एवर सिचुएशन यू आर। अल्लाह हाफिज़, सी यू गाइस सून।